नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था आपको, सोहा एंड जोहा वाला। कितने लोगों ने किया ये? आप कितने लोगों ने किया? कुछ लोगों ने ट्राई भी किया। आपसे हो गया राजेश जी ये? बहुत बढ़िया। एक बार ये करते हैं, इसका सॉल्यूशन पता नहीं कहाँ है। चलिए देख लेते हैं, इसको करते हैं एक बार क्वेश्चन को। Soha and Joha are two sisters, fashion designer, who have inherited 5 houses from their father. 5 घर है। The first house is residential in which both the sisters are living in equal parts. Okay. Both the sisters took a loan from bank and got renovated their respective portion on 1st April 2020 और ये on 1st May 2020. तो पहले घर का एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जब तक चार्ट नहीं होगा हमारे पास तो बनेगा नहीं ना। तो फर्स्ट हाउस, इसके कितने ओनर हैं? 2 ओनर है, सोहा और जोहा। और सोहा ने, और ये एसओपी फॉर रेजिडेंस है, करेक्ट है? सोहा ने लोन लिया हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और इसने लोन लिया हुआ 1 मई 2020 को। लोन कितने रुपए का लिया हुआ है? लोन कितने रुपए का लिया हुआ है? 60,000 एट द रेट ऑफ 16%। 60,000 एट द रेट ऑफ 16%। और इसने 50,000 लिया हुआ है एट द रेट ऑफ 15%। आप लोग बताते जाइएगा तो अच्छा रहेगा। एट द रेट ऑफ 15% पर मंथ। इस घर का एक्सपेक्टेड रेंट क्या दिया हुआ है? इस घर का एक्सपेक्टेड फेयर रेंट 120 है। ओके, तो इसका घर का फेयर रेंट दिया हुआ है 1,20,000, यानी कि सोहा का 60,000, जोहा का 60,000, करेक्ट है? बाकी इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16% ऑफ 16,000 कितना आ रहा है? ये इंटरेस्ट है, ये एक्सपेक्टेड रेंट है। तो ये फर्स्ट हाउस का डेटा कंप्लीट हो गया और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग सेकेंड हाउस में आते हैं। The second house has been let out to a bank at the rent of 15,000 per annum. Municipal tax 10,000 has been paid in respect of this house. अब इसका ये जो 15,000, ये जो सेकेंड हाउस है, ये भी सोहा और जोहा दोनों का है। तो एक्चुअल रेंट 15,000, म्युनिसिपल टैक्स 10,000। इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, सोहा जोहा। यहां पर रेंट आ जाएगा 7,500, यहां पर रेंट आ जाएगा 7,500, 5,000 का म्युनिसिपल टैक्स। ये कैलकुलेट करना है हमें, ये पर मंथ है, ये पर मंथ है, करेक्ट है? ये सेकंड हाउस की डिटेल खत्म। नेक्स्ट, ये क्लियर है ना? द थर्ड हाउस इज इन दिल्ली विच इज केप्ट वेकेंट बाय बोथ द सिस्टर्स फॉर देयर सेल्फ यूज। बताइए, वेकेंट प्रॉपर्टी मानेंगे या एसओपी मानेंगे? इसको वेकेंट प्रॉपर्टी मानेंगे या एसओपी मानेंगे? जल्दी कहिए। एसओपी मानेंगे, खाली पड़ा हुआ खुद के रहने के लिए। और द एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है 2,50,000। ईच सिस्टर होल्ड्स हाफ द पोर्शन। थर्ड हाउस, ये एसओपी फॉर रेजिडेंस है। सोहा जोहा कितना है? ये एक्सपेक्टेड रेंट कितना दिया हुआ है? 250, यानी कि 1,25,000 यहां पर, 1,25,000 यहां पर। कोई दिक्कत? अब फोर्थ हाउस में आते हैं। The fourth house has 2 residential units. Each unit has been let out at the rate of 3,000 per month for residential purpose. तो each unit 3,000 है, तो यानी कि 6,000 हो गया टोटल रेंट जो आ रहा है।
3000 सोहा का हो जाएगा और 3000 जोहा का हो जाएगा। Municipal tax has been paid. Later, one tenant started doing his business in this unit and took another house in neighborhood for his residence on rent. इस लाइन से कोई फर्क पड़ती है? पहले लेट आउट फॉर रेजिडेंस था, अब लेट आउट फॉर बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये मैं फोर्थ हाउस करता हूं। फोर्थ हाउस लेट आउट है, सोहा जोहा 3000 पर मंथ यहां आ रहा है, 3000 पर मंथ यहां आ रहा है। म्युनिसिपल टैक्स 4000 है, तो म्युनिसिपल टैक्स 2000 यहां आएगा, म्युनिसिपल टैक्स 2000 यहां आएगा। द फिफ्थ हाउस ये एसओपी है और इसका एक्सपेक्टेड रेंट ये है। एक्सपेक्टेड रेंट कितना 25 लाख लिखा हुआ था, तो 12.5 लाख 12.5 लाख। अब कितने घर एसओपी हैं जरा बताएंगे आप, कितने घर एसओपी हैं? एक फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस और ये फोर्थ हाउस, ये फर्स्ट हाउस। 3 घर एसओपी हैं, ये भी तो है एसओपी। तो पहला, तीसरा और पांचवा एसओपी है, तो डीएलओपी किसको मानेंगे? अच्छा, एसओपी किसको मानेंगे? फिफ्थ को मान लेते हैं 12.5 लाख है, थर्ड को मान लेते हैं 1,25,000 है, फर्स्ट हाउस को डीएलओपी मान लेते हैं, कहिए। सेकेंड हाउस तो लेट आउट है ही, और फोर्थ हाउस भी लेट आउट है, तो मुझे 3 घर का बेसिकली कैलकुलेशन करना है। तो पहले घर का कैलकुलेशन करते हैं, पहले घर का बताइए। एक्सपेक्टेड रेंट 60,000 है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, यस और नो? तो सोहा का अलग कैलकुलेशन होगा, जोहा का अलग कैलकुलेशन होगा, एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन देखिए रिटर्न ऑफ इनकम में उन्होंने इस तरह से कैलकुलेशन नहीं की हुई है। रिटर्न ऑफ इनकम में अलग ही मेथड उन्होंने दिया हुआ, पूरे घर का कैलकुलेशन करते हैं और फिर 30% और 40% करते हैं। मुझे लगता है हाउस प्रॉपर्टी का जो रिटर्न ऑफ इनकम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्यों है, क्यों प्रॉब्लम है। देखिए वो पूरे घर का कैलकुलेशन करते हैं और बाद में 30 और 70 या 50-50 करते हैं। सोहा ने अलग लोन लिया हुआ, उसका इंटरेस्ट अलग आ रहा है, जोहा ने अलग लोन लिया हुआ, उसका इंटरेस्ट अलग आ रहा है। तो मैं एक साथ तो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है, हाँ या ना? सोहा ने अपने पोर्शन का म्युनिसिपल टैक्स दिया, दूसरे का और जोहा ने अपने पोर्शन का म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम है रिटर्न ऑफ जो रिटर्न है। चलिए कोई बात नहीं। एक्सपेक्टेड रेंट 60,000, 60,000 यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता तो अच्छा होता। और यही प्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में भी शो करना है। कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो एमसीक्यू करना, प्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेस म्युनिसिपल टैक्स नील, और रिटर्न ऑफ इनकम में प्रेजेंटेशन ही अलग है। मुझे देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है। स्टैंडर्ड एक्शन 18,000, 18,000, इंटरेस्ट 9600 और 7500। कितना आएगा, कितना आएगा ये कैलकुलेट करके बता दीजिए।
32,400, ये कितना आएगा? ये वाला, ये 35125 क्या लिखा आपने? इंटरेस्ट चेक करें। सही सही पकड़ लिए, सही पकड़ लिए राजेश जी ने। देखिए यही गलती हम लोग एग्जाम में भी करते हैं। ये 1 मई, मुझे याद आ गया, 1 मई 2020 को लिया था, 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा। तो 7500 डिवाइड बाय 12 इंटू 11, कितना आएगा इंटरेस्ट? 6875। अब कितना आ रहा है ये? 35125। 35125। मैं कहीं भी गलती करूं तो आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही बचा सकते हैं गलती होने से। तो ये फर्स्ट हाउस हो गया। सेकेंड हाउस लेट आउट है। सेकेंड हाउस जो लेट आउट है, कितना आएगा कैलकुलेशन करके? 90,000, 90,000, 5,000, 5,000, 85,000। सही कर रहा हूं मैं? ठीक है। अब इसमें स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर देते हैं। कितना? 85,000 का 30%, 24,000 प्लस 1,500, 25,500। एट्टी, 20, 60, 60 में 5 गया, 59,500। चलिए ये भी हो गया। अब एक घर है जो 3-3 हजार रुपया पर मंथ में किराए पे, ये कर लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट ये सब तो नहीं दिया हुआ ना इसमें? ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा? 36,000। 36,000। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स पे करूंगा मैं 2,000, 2,000, 34,000, 34,000। स्टैंडर्ड एक्शन माइनस कर दूंगा। कितना है स्टैंडर्ड एक्शन? 3,000, 30%, 9,000, 10,200, 10,200। और इंटरेस्ट ये सब है नहीं है, तो 30, 10, 20, 4, 16, 200, 15,800, 15,800। ठीक है। 23,800 आएगा। ओके। अगर टोटल करें 32,400, 32,400 प्लस 59,500 प्लस 23,800, कितना आ रहा है ये? 1,15,700। बाकी का, बाकी भी जोड़ लीजिए। वो सिर्फ इंटरेस्ट का ही है, बाकी तो सब कुछ सेम ही आया है। 32,400, 59,500 और 23,800। दूसरा 35,125 और 59,500 और 23,800, 118,425।
तो ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। आसान था। देखिए ये सब क्वेश्चन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। रिटर्न ऑफ इनकम एक बार और चेक कर लेते हैं। हम लोग इसका एक एक काम, एक एक चीज कर लेंगे इस रिटर्न का। इसमें जितने भी सेल है ना वो सारे कर लेंगे हम लोग। ये सैलरी आ गया, ये सैलरी, ये अब देखिए जो पॉइंट है वो ये है, ये कहते हैं ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और लेटेबल वैल्यू। यहां पर एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट, ये सब कोई कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है। द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, या दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट, या अनरियलाइज्ड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ही माइनस हो जा रहा है। ये गलत है। चलिए कोई बात। अच्छा इसका अलग से कोई पेज जाता है क्या कंप्यूटेशन का? मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख है, एक्चुअल रेंट है 1,80,000 और अनरियलाइज्ड रेंट है 20,000, तो ये 1,60,000 आ जाता है। हमारा जो ग्रॉस लेटेबल वैल्यू जिसको वो कह रहा है बेसिकली ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो आ रहा है 2 लाख। करेक्ट है? अब अगर ये 2 लाख आ रहा है और अनरियलाइज्ड 20,000 है, तो क्या मैं यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये जो है 2 लाख फिल करूं, अनरियलाइज्ड को नील करूं? क्योंकि अगर मैंने 20,000 माइनस किया तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, एमसीक्यू करें। ये P1, P2, P2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किस चीज का कंप्यूटेशन है राजेश जी? भेजिए भेजिए। ठीक है, let us start MCQ now. करें स्टार्ट MCQ। चलिए एमसीक्यू हम लोगों ने 2 पार्ट में करते हैं। एक वो एमसीक्यू जहां पर आपका हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज होता है, और दूसरा एमसीक्यू जहां जो पिछले एग्जाम्स में, पास्ट एग्जाम्स में आए हैं, ये वाले। तो पहले रिवीजन वाले कर लेते हैं आप लोग से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25A। बताइए क्या सेक्शन 22
C, that is charging section, correct. 23 annual value, 24 deductions, or 25A recovery of unrealized rent and receipts of arrears of rent, that is B. CDAB. This is the answer. अभी बाद में देखते हैं राजेश जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सेक्शन द्वारा बताएं तो 23 माइनस 24 प्लस 25A, यस और नो? एकदम छोटा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 23 माइनस 24 प्लस 25A। अब मैं आपसे पूछूं 23 माइनस 24 25A कब एप्लीकेबल होगा? ये कब एप्लीकेबल होगा? अरे बता दें, जब सेक्शन 22 एप्लीकेबल होगा। जब तक चार्जिंग सेक्शन में वो घर का दरवाजा खुलेगा नहीं, ये सारे सेक्शंस आपको नजर भी नहीं आएंगे। ये सारे सेक्शन से मिलने के लिए आपको सेक्शन 22 का घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा, यस और नो? इसके बाद देखिए सेक्शन 23 म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन किस सेक्शन में मिलता है? म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन किस सेक्शन में मिलता है? 23 में मिलता है। एनुअल वैल्यू इज वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, तो वो 23 में है। 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या ये स्टैंडर्ड डिडक्शन रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट से भी मिलता है? यस और नो? यस। चलिए अब क्वेश्चन 2 करते हैं। A space of land is let out which is a part of building is charged under the head as per law house property. A is the answer. Hoarding is let out which is placed over the rooftop of a building is charged under the head income from house property. True or false? False. होर्डिंग किराए पे है, याद रखिएगा। तो अगर रूफ टॉप किराए पे होता तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता, बिकॉज वो स्पेस है जो पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। स्पेस ऑफ ए रूफ टॉप इज लेट आउट इज चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये तो अभी हमने बता ही दिया। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। बी इज द आंसर। एज पर सेक्शन 22 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, टेनेंट इज द एसएससी। ट्रू और फॉल्स? False. Who is the SSC? Who is the SSC? कौन SSC होगा? Owner is the SSC. Owner का मतलब रजिस्टर्ड ओनर या डीम्ड ओनर या दोनों? दोनों। As per section 22 of the Income Tax Act, registered owner can also be an SSC. True, false, true. Every beneficial owner is the deemed owner. True or false? Question number 5. Beneficial owner कौन होता है? Who is the beneficial owner? Who is the beneficial owner? जो पैसा लगाता है, जो पैसा लगाता है, नहीं वाइफ हस्बैंड नहीं, जो पैसा लगाता है। क्या हर पैसा लगाने, मैं आपके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लूं तो क्या मैं डीम्ड ओनर बन जाता हूं? भाई अपने बहन के नाम से प्रॉपर्टी खरीद ले, क्या डीम्ड ओनर बन जाता? नहीं। तो एवरी बेनिफिशियल ओनर इज द डीम्ड ओनर इज फॉल्स। ओनली स्पाउस में सिर्फ 6 कैटेगरी हैं। स्पाउस है, माइनर चाइल्ड है, इम्पार्टिबल एस्टेट है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का केस बताया था, लीज फॉर 12 इयर्स है,
Now, every deemed owner is the beneficial owner. True or false? True. आप लोगों ने ये गलती कैसे कर दी? हमने कितने 1-1.5 घंटे इसके ऊपर बोला था हमने। यही फायदा है एमसीक्यू का। अरे ये दोबारा आ गया, ये दिक्कत। A brother transfer a house property to his sister without consideration. Sister is treated as deemed owner. True or false? False. Wife gives a house property to her husband. Wife is treated as deemed owner. True. Husband transfers a house property to his wife without consideration with an agreement to live apart. Husband is treated as deemed owner. False. Exception में है. Grandfather transfer a house property to his grandchild. Grandfather is treated as deemed owner. False है. फादर और मदर का ही केस लिया था हमने कहीं नहीं लिखा था कि ग्रैंडफादर, दादा, दादी, नाना, नानी, नाना लिखा था हमने ना. बोथ फॉल्स. अब मुझे एक बात बताइए, ग्रैंडफादर अपने ग्रैंड चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है, क्या वो माइनर चाइल्ड टैक्स देगा या कौन देगा? कौन देगा? पेरेंट्स. सेक्शन 64 एप्लीकेबल होता है. टू बी स्पेसिफिक, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A. फादर या मदर? फादर या मदर दोनों तो नहीं देंगे, कोई एक देगा जिसकी इनकम ज्यादा हो. जिसकी इनकम ज्यादा हो. करेक्ट. क्वेश्चन 9. फादर ट्रांसफर से हाउस. ये जरूरी नहीं है ग्रैंड चाइल्ड माइनर ही हो, लेकिन हमने तो ये लिखा नहीं है. दिस इज माई मिस्टेक. टू हिज माइनर ग्रैंड चाइल्ड कर देता हूं. थैंक यू राजेश जी, थैंक यू. जब मैं बना रहा था तो माइनर ही माइंड में था, टाइप करते हुए रह गया था. माइनर ग्रैंड चाइल्ड. अब ठीक है. क्वेश्चन 9. फादर ट्रांसफर से हाउस प्रॉपर्टी टू हिज माइनर सन विदाउट कंसिडरेशन. फादर और मदर हुज इनकम इज हायर इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर. ट्रू और फॉल्स? क्या हो गया आप लोग को? क्या हो गया है बताइए. हमने क्या कहा था आपको कि सेक्शन 27 में जो ट्रांसफर करेगा उसको डीम्ड ओनर मानेंगे. ये सेक्शन 64 नहीं है. सबसे पहले बताइए सेक्शन 27 एप्लीकेबल है या नहीं? सेक्शन 27 एप्लीकेबल है या नहीं? जब 27 एप्लीकेबल है वहां तो ये लाइन नहीं लिखी हुई है कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी. वहां तो ये लिखा हुआ जो ट्रांसफर करेगा. इसीलिए कहता हूं याद कीजिए, नहीं तो गलती करेंगे आप. फॉल्स. मदर ट्रांसफर ए हाउस प्रॉपर्टी टू हर माइनर मैरिड डॉटर विदाउट कंसिडरेशन. डॉटर्स हस्बैंड इज ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर. बोथ फॉल्स. एक मिनट, आप अगला पढ़िए. चलिए. Mr. X is the member of a cooperative housing society. He has bought shares of 50 lakh in that cooperative society for the allotment of flat. Both Mr. X and cooperative society are registered owner of that flat. True or false? False लिखा ही आपने. बताइए, who is the registered owner? Registered owner कौन है इसमें? Registered owner of the flat कौन है इसमें? सोसाइटी है. डीम्ड ओनर कौन है? डीम्ड ओनर कौन है? मिस्टर एक्स है.
दोनों रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो सकते, एक रजिस्टर्ड है दूसरा डीम्ड है। Mr. X acquires a commercial property on lease of 99 years from DDA. DDA is the registered owner. Mr. X is the deemed owner of the property. Deemed owner of the property. True or false? True. False. True. False. True. Yeah. Mr. X being a deemed owner or registered owner let out the house property. The income arising from the property charged under the head income from house property. True or false? एज ए डीम्ड ओनर लेट आउट करेगा तो भी हाउस प्रॉपर्टी में, एज ए रजिस्टर्ड ओनर लेट आउट करेगा तो भी हाउस प्रॉपर्टी में। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। लेकिन किसी एक के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, दोनों के हैंड में तो टैक्सेबल। थोड़ा सा डाइसी एमसीक्यू है। हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी तो हस्बैंड को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, वाइफ भले रजिस्टर्ड ओनर है, तो किसी एक के हैंड में टैक्सेबल हो रही है। करेक्ट है। डीडीए ने मिस्टर एक्स को 99 इयर्स के लिए लीज पे दिया, इसने फिर से दोबारा लेट आउट कर दिया। ये इसको जो लीज रेंट दे रहा है, ये इसको लीज रेंट दे रहा है, ये है रजिस्टर्ड ओनर, ये है डीम्ड ओनर, तो ये दोनों का हैंड में टैक्सेबल हो जा रहा है। करेक्ट है। तो यही है। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। Mr. X being a deemed owner or registered owner let out the house property, the income arising from house property charged under the head income from house property either only in the hand of deemed owner or in the hands of both। ये लाइन में लिख दूं, क्या कहते हैं आप? Yes, both are taxable under the head house property. चलिए, Mr. X being a tenant let out the house property, the income arising from house property is charged under the head income from house property. True or false? अब बता दीजिए। फॉल्स। आप लोग मुझे क्या बताऊं, टेनेंट है तो टेनेंट एसएससी नहीं हो सकता है, तो वो अदर सोर्सेस में जाएगा। सब लेटिंग, याद है? ये आंसर है। हिमांशु जी क्या हो गया आपको? और बाकी लोग भी जवाब दें। मिस्टर एक्स इन अबव केस ऑल्सो टेनेंट। अबव केस मतलब तो लीज में अमित जी तो डीम्ड ओनर का तो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। 12 साल या उससे ज्यादा के लिए आप लेंगे देन यू बिकम द डीम्ड ओनर एंड डीम्ड ओनर इज ट्रीटेड एज एन एसएससी। और अगर वो लेट आउट करेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ना। यस और नो? अच्छा, एक बात बताइए अमित जी, ए ने बी को लीज पे दिया, बी ने सी को लीज पे दिया। मान लीजिए ये 15 इयर्स का लीज था, ये 13 इयर्स का लीज था। ये इसको किराया देता है, ये इसको किराया देता है, और ये चेन है। सी बी को पैसा देता है, बी ए को पैसा देता है, तो हर कोई कमा रहा है, खर्चे तो माइनस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। इसमें भी हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिलेगा, इसमें भी हाउस प्रॉपर्टी वाला डिडक्शन मिलेगा, यानी कि तीनों डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड एक्शन और इंटरेस्ट। इसमें भी म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड एक्शन और इंटरेस्ट है ना। और आप तो जीएसटी के भी ज्ञाता है। जब जब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, हर किसी से हम जीएसटी भी ले रहे हैं, लेकिन हर किसी को आईटीसी भी दे रहे हैं।
उसी तरह से हर कोई एक दूसरे से इनकम कमा भी रहा है, तो हम हर हर किसी को डिडक्शन भी तो दे रहे हैं उस इनकम को कमाने का। यस और नो? यस, इन टेनेंट केस इट इज अदर सोर्सेस, और अदर सोर्सेस है भी तो भी अदर सोर्सेस में जा रहा है। मान लीजिए इसने 10 साल के लिए किराए पे दिया और इससे किराया आ रहा है मान लीजिए 2 लाख रुपया, और इसने बी ए को किराया दे रहा है, और ये किराया दे रहा है मान लीजिए 20,000। तो ये 20,000 ए के हैंड में इनकम तो है, लेकिन 20,000 बी के हैंड में एक्सपेंसेस भी है जो इसको माइनस भी कर रहा है। किसी के लिए खर्च तो किसी के लिए इनकम, और किसी के लिए इनकम है तो हम इनकम टैक्स में उससे इनकम के ऊपर टैक्स मांगेंगे, और किसी के लिए खर्चा है अगर वो डिडक्शन अलाउड है तो हम डिडक्शन भी देंगे। यस और नो? और कोई डाउट है? अमित जी, लेट आउट अलाउड है। लेट आउट है तो वो 3 खर्चे जो है म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड एक्शन, इंटरेस्ट पे मिलेगा अगर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रहा है। लेकिन अगर अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो रहा है तो जितना भी आप किराया दे रहे हैं वो सारा माइनस होगा, सारा माइनस होगा, क्योंकि अदर सोर्सेस में कोई लिमिट नहीं है। जितना भी एक्चुअल रिपेयर का खर्चा वो भी माइनस होगा। करेक्ट है? अमित जी, यू डोंट हैव चॉइस कि हम चलो ऐसा करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले जाएंगे, अदर सोर्सेस में ले जाएंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है तो वह हाउस प्रॉपर्टी में ही जाएगा। अदर सोर्सेस में तो इनकम तब जाती है जब पहले 4 हेड वाले मना कर देते हैं, ना ना हम अपने घर में नहीं घुसने देंगे आपको, तब जाती है अदर सोर्सेस में। और यहां पर क्योंकि 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है तो हाउस प्रॉपर्टी वालों ने मना कर दिया, यही मैं 12 साल या 13 साल का लीज पे कर दूं तो ये जब भी जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सही बात है। अमित जी, एक बात बताइए मुझे, अब डिडक्शन का तो, अमित जी आप एक बात बताइए मुझे, डिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, पहले ये बताइए आप मुझे। मुझे लगता है कि आप क्लास कर तो रहे थे, लेकिन डिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं नहीं, डिडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? किस हेड की इनकम है उसके ऊपर डिडक्शन डिपेंड करेगा। अगर वो एक्सपेंसेस, अगर वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड की है तो 3 डिडक्शन, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड एक्शन और इंटरेस्ट। अगर वो इनकम अदर सोर्सेस की है तो जो खर्चा है, जो एक्चुअल खर्चा है वो माइनस होगा। तो पहले हेड तो डिसाइड करेंगे आप। यस और नो? अब आप मुझसे पूछते हैं इतने सारे सवाल के बाद कि बी में का खर्चा कौन सा, तो मुझे फिर आपसे यही पूछना पड़ेगा बी की जो इनकम है वो किस हेड की है, वो आप ही डिसाइड कर लीजिए। फिर बी की इनकम आप कहते हैं नहीं वो 12-13 साल के लिए हाउस प्रॉपर्टी में तो 3 खर्चा है, वो आप कहते हैं नहीं नहीं 2 साल के लिए किराया पे तो अदर सोर्सेस का है। यस और नो? आइए अमित जी, मेरे पास फाइनलिटी का तो आंसर है नहीं। मैंने आपको दोनों सिचुएशन दे दिया, कौन सा सिचुएशन आपके दिमाग में चल रहा है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन 12, मिस्टर एक्स owns a building in which he runs his own shop. Income or expenses incurred in respect of the building is charged under the head business. True or false? True. यहां से इनकम हटाता हूं मैं क्योंकि ये गलत हो जाएगा। एक्सपेंसेस incurred in respect of building is
चार्ज अंडर द हेड बिजनेस, दिस इज करेक्ट। क्यों? मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी शॉप चला रहा हूं, 2000 स्क्वायर फीट की जगह है मेरी, और इस शॉप का ये वाला पार्ट, सामने वाला पार्ट मैंने किसी को किराए पे दे दिया, लेट आउट कर दिया। इसमें तो मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो इसका इनकम तो होगी नहीं, इसका खर्चा मेरा किस हेड में माइनस होगा? इसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस, तो पीजीबी में चला जाएगा। ये वाला पोर्शन अगर मैंने लेट आउट किया है, ये वाला मैंने पोर्शन, शॉप का ये वाला पोर्शन लेट आउट किया, तो ये किस हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी। Reliance Industry Limited constructs a housing society for its employees. The houses after completion of construction is let out to employees on a nominal rent. The annual value of the house is charged under the head income from house property. True or false? False. तो अगर मैं अपने प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉय को किराए पे दे रहा हूं तो वो बिजनेस में जाएगा, तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन 13, Mr. Z let out the hostel room to students. It also charges for electricity and water separately. All rental income and charges under the head other sources. All rental income and charges under the head income from house property. Room rent under the head house property and charges for facility under the head other sources. All rental and charges under the head business. बताइए, A B C D C। सेपरेट कर, कंपोजिट रेंट अगर सेपरेट किया जा सकता है तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी, फैसिलिटी का अदर सोर्सेस। Examine the following. Mr. Z let out the hotel room to its clients on a total charges on a per day basis. Charges exclude breakfast but includes charges of all other amenities. बताइए किस हेड की इनकम है? अदर सोर्सेस, हाउस प्रॉपर्टी, या बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, या सारा पीजीबीपी? सारा पीजीबीपी, डी में जाएगा आंसर। 15, Mr. X enters into an agreement with Mr. Z for sale of building. Mr. Z pays full sale consideration on 15th July. Mr. X hands over the possession of the building on the same date. The sale date is registered with the Stamp Valuation Authority on 18th August. It is also agreed that Mr. Z shall pay tax for the entire financial year. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? 15 जुलाई को पूरे पैसे दिए और सेल डेट जो रजिस्टर्ड हुआ वो 18 अगस्त को रजिस्टर्ड हुआ है। बताइए, इसमें सेलर कौन है? मिस्टर जेड पेज फुल सेल कंसिडरेशन, एक्स इज सेलर एंड जेड इज बायर। सी आंसर है। देखिए ऑप्शन क्या है? मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे टैक्स बीइंग ए रजिस्टर्ड ओनर फॉर होल फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फॉल्स। मिस्टर जेड, false, whole financial year. Mr. X is liable to pay tax till 15th July and from 16th July Mr. Z is liable to pay tax. This is true. और इसमें ये वाला ऑप्शन हटा दूंगा मैं और एक ऑप्शन लिखूंगा यहां पर 15th अगस्त की जगह मैं 18th अगस्त कर दूंगा। Mr. X is liable to pay tax till 18th August and from 19th August मिस्टर जेड इज लायबल टू पे, ताकि एमसीक्यू अच्छा बन सके। क्योंकि दो ही डेट में तो लड़ाई है, क्योंकि वो 15 जुलाई को जब वो फुल कंसिडरेशन दिया और उसको पोसेशन मिल गया, देन ही बिकम्स अ डीम्ड ओनर, भले रजिस्ट्रेशन ना हो। सही बात है या नहीं है? प्रॉपर्टी इज लाइंग वेकेंट फॉर सेल्फ यूज इज ट्रीटेड एज वेकेंट प्रॉपर्टी, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कौन सी प्रॉपर्टी मानेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी मानेंगे? तो प्रॉपर्टी इज लाइंग वेकेंट फॉर सेल्फ यूज इज ट्रीटेड एज वेकेंट प्रॉपर्टी इज फॉल्स, इट इज ट्रीटेड एज एसओपी फॉर रेसिडेंस।
where the property could not be let out in spite of the best effort of the owner is treated as vacant property. True or false? True. B is the answer. Annual value is always computed for 12 months, even if the construction is completed during the financial year and income is computed for that year. True or false? False. जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी ईयर में अगर आप एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं तो कम का निकलेगा। जब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वहां से लेकर 31 मार्च तक। The property is self-occupied for residence for 364 days and is let out on the last day. Such property is treated as self-occupied property for residence whose annual value can be treated as 0. False. इसको हम इसको हम let out property मानेंगे। Both false. Expected rent is the higher of municipal valuation of fair rent but limited to standard rent. True or false? True. Where fair rent cannot be determined, actual rent can be treated as fair rent. True or false? बता दीजिए। True. और अब आप रिटर्न ऑफ इनकम में देखिए, जब वो लिखता है ग्रॉस लेटेबल वैल्यू, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और लेटेबल वैल्यू, तो बेसिकली वो कर क्या रहा है? एक्चुअल रेंट को ही फेयर रेंट मान रहा है। लेकिन वो केस नहीं देख रहा। अगर कुछ पार्ट एसओपी हो, फिर लेट आउट हो, वो सब केस वहां पर गायब ही हो गए। एक्चुअल रेंट इज रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट। ट्रू और फॉल्स? Unrealized rent is allowed as deduction of any financial year from expected rent. True or false? Unrealized rent, false. Unrealized rent जब भी माइनस होगा, किससे माइनस होगा? एक्चुअल रेंट से। A is the answer. Municipal tax is a tax levied by municipal authority on the property and is allowed as deduction on paid basis if paid by tenant. डिडक्शन तो तभी मिलेगा इफ पेड बाय ओनर। तो सब कुछ सही है, ये लास्ट लाइन गड़बड़ हो गई थी। लैंड रेवेन्यू इज ए टैक्स लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी एंड इज अलाउड एज डिडक्शन। फॉल्स। लैंड रेवेन्यू का डिडक्शन नहीं मिलता। बोथ फॉल्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। रुशील जवाब नहीं दे रहे हो। Actual expenses incurred on repairs of the building is allowed as deduction. False. A is the answer. Unlimited amount of interest is allowed as deduction where property is lying vacant for whole year. True. Unlimited amount of interest is allowed as deduction where property is self-occupied for residence for whole year. False. 2 लाख, 2 लाख या 30,000 तक लिमिट करेंगे। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अनलिमिटेड, दोबारा आ गया। Where more than 2 houses self-occupied for residence, then only 2 houses as per assessor's choice shall be treated as SOP for residence and remaining property to be treated as DLOP. True. इसको अगर मैं कर देता एज पर असेसिंग ऑफिसर्स चॉइस तो फॉल्स हो जाता। चलिए, ये अभी दिमाग में आया, नहीं तो मैं असेसिंग ऑफिसर कर देता तो ज्यादा अच्छा रहता। द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर DLOP शैल बी लिमिटेड ईदर टू 2 लाख और 30,000 एज द केस में बी। The interest on borrowed capital for deemed to be let out property will be limited. देखिए false. DLOP में लिमिट नहीं करते, सिर्फ SOP for residence में लिमिट करता है।
Recovery of unrealized rent is taxable under the head income from other sources. Recovery of unrealized rent relating to building, ये लिखना बहुत जरूरी है. Relating to building, false. Receipt of arrears of rent is taxable under the head income from house property only if building exists in the year of receipt of rent. False. बिल्डिंग बेच भी दी तब भी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. बोथ फॉल्स. तो ये हमारे बनाए हुए क्वेश्चन रिविजनरी क्वेश्चन थे. कैसे थे क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी थी? अच्छी थी या बहुत अच्छी थी या जबरदस्त थी? चलिए, रिवीजन हुआ आपका? आइडिया तो यही था, रिवीजन करवा दें आपको. एक एक पॉइंट हमने कवर कर लिया. जो जो हम लोग समझाते हैं ना क्लास में, जिसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं. अमित जी के क्वेश्चंस ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अमित जी, हमने किया नहीं है बिल्डर वाला. एक नया है, मैंने उसको ना एक्स्ट्रा टॉपिक्स में डाले हुए हैं. कहां गया? ये रहा. इसको आप पढ़िए. बोला 2 साल, ये 1 ईयर. अरे ये चेंज होगा. ये 1 ईयर की जगह उन्होंने 2 साल किया है, मुझे याद आ रहा है. ये मैं भूल गया चेंज करना, मैं चेंज कर दूंगा. रुशील सर, इस लेवल के क्वेश्चंस तो पूछ भी नहीं सकता इसी ऐसे. एक बार पूछा था. एक बार पूछा था उन्होंने. कब पूछा था पता है? रुशील बताओ कब पूछा था? और आज से 5-6 साल पहले. वो उस वक्त पूछा था जब आईसीआईसीआई ने मौका दिया था मेरे को क्वेश्चन पेपर सेट करने का. तब पूछ लिया था. वो भी एमसीक्यू था. चलिए, अब जो पूछा गया वो कर लेते हैं. अच्छा, अब अच्छा अमित जी, आपको क्लियर हो गया? ओके. अब जो पास्ट पेपर में जो एमसीक्यू आए हुए हैं वो कर लेते हैं. इसमें सीए में सारे हैं, मिक्स्ड है. करें एक बार? चलिए. Sajal is the owner of house property covered under the Rent Control Act. Municipal value 30, actual and 25, fair and 36, standard and दिया हुआ. The gross annual value of the house property will be. फटाफट बताइए. म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30 है, फेयर एंड 36 है और स्टैंडर्ड रेंट 28 है. तो एक्सपेक्टेड रेंट तो 28 आ जाएगा और एक्चुअल रेंट 25 दिया हुआ है. तो हायर 28,000. डी इज द आंसर. अच्छा, निकाल भी दिया आप लोग. क्वेश्चन 2. द म्युनिसिपल वैल्यूएशन 210, फेयर रेंट 190, स्टैंडर्ड रेंट दिस, एक्चुअल रेंट दिस. द ग्रॉस अमाउंट बताइए बताइए जल्दी बताइए. 210, 190, 180, 240. हाँ रुशील, अब तो जवाब दे दो. Rohit owns a house property in Delhi which he wants to give on rent. He seeks your help to determine the reasonable expected rent when monthly municipal valuation is 20, fair and 25, standard and 22. जल्दी बताइए.
20, 25, 22 आएगा ना। Municipal value 14, fair and 14, ये this actual rent of property let out throughout the previous year 16, unrealized rent 7,000, annual value बताइए। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है पहले ये बता दीजिए। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है बता दीजिए। 14,200। एक्चुअल रेंट बता दीजिए कितना है एक्चुअल रेंट। 16,800 माइनस 7,000। अनरिलाइज्ड रेंट भी तो माइनस होगा, कितना आएगा 9,800। तो एनुअल वैल्यू आ जाएगा ये 14,200। सी इज द आंसर। Construction of house was completed on 31st March 21. The owner of a house took a loan of 20 lakh at the rate of 6% per annum on 1st May 2020. In this case, the deduction allowable for the previous year 2021 towards interest on borrowing is, बताइए कैसे करेंगे, कैसे बताया था। लोन किस फाइनेंशियल ईयर में लिया है पहले ये डिटरमाइन कर लीजिए। 1 मई 20 को लिया है तो 2021 को लोन लिया है। एक मई को लिया है तो 20 लाख इंटू 6%, ये कितना होता है ये 20 लाख इंटू 6%। अच्छा हिमांशु जी ने कैलकुलेट कर लिया, 1,10,000 हो गया। एक मई से 11 महीने का लोन। और ये प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ 31 जनवरी 21 को, यानी कि 2021 में होगा तो ये पूरा पोस्ट हो जाएगा। तो सी इज द आंसर। 6 बताइए। संदीप परचेज अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस आफ्टर टेकिंग अ लोन इन जनवरी 2019, यानी कि 1920 में लोन लिया। During the previous year 2021 he paid interest on loan this while computing income from house with deduction allowed to the extent of, बताइए कितना डिडक्शन मिलेगा। टू लाख तक लिमिट करेंगे। दोनों ने लिखा ही पेड इंटरेस्ट, तो अक्रू कितना हुआ ये नहीं लिखा हुआ, लोन का अमाउंट कितना है ये नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा एमसीक्यू थोड़ा सा ठीक बन सकता था, लेकिन ठीक है ऐसे एमसीक्यू आते हैं तो स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए कैसे करना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस वाज कंप्लीटेड ऑन दिस, ये रिपीट कैसे हो गया, इसको हटाते हैं। संदीप परचेज अ हाउस फॉर हिज रेजिडेंस, अरे ये रिपीट कैसे हो रहा है भाई। A borrowed 5 lakh at the rate of 12% per annum on 1st April 2016. अच्छा ये on 1st April for construction of house body which was completed on 15th March 2020. The amount is still unpaid. The deduction of interest for the previous year 2021 shall be. कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए, मैं पॉज कर रहा हूं। चलिए मैं भी कैलकुलेट करके देख लूं। 1 अप्रैल 2016 को यानी कि 16-17 को लोन लिया है तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 तक जाएगा। 16-17 12% ऑफ 5 लाख कितना आता है ये 60,000 ईच हर ईयर में। ये 2021 का है। प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 मार्च 20 को, यानी कि 1920 में कंप्लीट हुआ, तो ये सारा पोस्ट हो जाएगा, ये प्री हो जाएगा। सही बात है। तो 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है 180 डिवाइड बाय 5,
36,000, तो 60 प्लस 36,000 96,000, बी इज द आंसर। करेक्ट है। When a house property let out throughout the year for a monthly rent of 22,000, municipal tax paid for current year is 24,000, and for the earlier rate paid now 16,000, the income from house property would be, बताइए एक्चुअल रेंट कितना है? 22,000 इंटू 12, 2,64,000, यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस होगा जरा बताएं जल्दी। 40,000, 24 प्लस 16, 40,000, ये कितना आएगा? 2,24,000। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, तो ये आएगा 156,800।